नमस्कार, IND स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाज़नीन नकवी। देश में किसानों को लेकर हमेशा से सियासत होती रही है। अन्नदाता की चिंता करने का दावा लगातार किया जाता रहा, लेकिन हकीकत वही रही कि किसान को प्राकृतिक आपदा से लेकर समर्थन मूल्य तक की चिंता सताती रहती है। ऐसे में मध्य प्रदेश में लॉकडाउन के दौर में किसानों की चिंता सत्ताधारी दल बीजेपी और कांग्रेस दोनों को हो रही है। किसानों को लेकर मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि प्राकृतिक आपदा की स्थिति में किसानों को हर संभव मदद दी जाएगी ताकि किसान कर्ज में ना डूबें। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी किसानों के लिए बड़ा सहारा है। सूखा या अतिवृष्टि की स्थिति में फसलों को हुई क्षति की भरपाई करने में पीछे नहीं रहेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि राज्य में खरीफ की फसल के लिए 145 लाख हेक्टेयर में बोवनी का लक्ष्य था, जो समय पर पूरा हो जाएगा। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि कोरोना संकट में खेती और किसान देश की उम्मीद साबित हुए हैं, जिस पर कांग्रेस की तरफ से कमलनाथ के सिपहसालार विधायक कुणाल चौधरी ने पलटवार किया और शिवराज सरकार ने कृषि के बजट में 70% की कमी की है, इसे लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब हमारी सरकार ने कृषि के बजट में 66% की बढ़ोतरी की थी तो अब कमी क्यों। सरकार किसानों के साथ खड़ी है। हम इंद्र देवता से प्रार्थना करते हैं कि अच्छी बारिश करते ताकि और बोनी समय पर पूरी हो जाए। उसके अलावा सरकार RBC 6(4) में राहत देने का प्रावधान है। उसके तहत हम किसानों को अगर सूखा के कारण या फसल खराब होती है, इल्ली का प्रकोप होता है, किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा होती है तो राहत दी जाती है ताकि किसान को कर्ज में ना डूबना पड़े और उसको राहत मिलती है। उसी के साथ फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत भी अगर फसल खराब होती है तो उसकी क्षतिपूर्ति की जाती है। इस प्रकार मध्य प्रदेश की सरकार, भारत सरकार किसानों के साथ खड़ी हुई है। किसान हमारा अन्नदाता है, हमारा जीवनदाता है और कोरोना के संकट में किसान ही और खेती ही ऐसी है जिसने इस देश को एक नई उम्मीद जगाई है कि कोरोना के संकट में सब लॉकडाउन था लेकिन खेती चालू थी और किसान ने दोनों टाइम का भोजन, सब्जी और दूध की व्यवस्था की। इसके लिए उनके चरणों में हम प्रणाम करते हैं और उनके लिए हमेशा सरकार उनके साथ खड़ी है। आज उस बजट को लगभग 70% कम करके 10,000 करोड़ का बजट कर दिया गया। ये सबसे बड़ी बेईमानी, क्योंकि मध्य प्रदेश की इकोनॉमी को आप समझे कि किसान के बेस्ड है, कृषि के ऊपर बेस्ड है और यहीं से मध्य प्रदेश कैसे किसानों को मजदूर बनाए इस और जबकि हमारी सरकार ने कोशिश करी थी कि किसानों की आय कैसे दुगनी करें। ये भाषण का शासन चलाते हैं और किसानों के प्रति सिर्फ भाषण की बात करते हैं। नीति, नियत, सोच, विचार सब गलत है। इनका बजट पूरी तरीके से जनता विरोधी बजट है। तो बजट को लेकर फिर से सियासत जो है वो यहां पर गरमा रही है। विपक्ष को लग रहा है कि किसानों के साथ जो है वो छलावा किया जा रहा है, उनकी चिंता नहीं की जा रही है और इस मौके पर कांग्रेस अपनी बात बताने से भी पीछे नहीं हट रही है। उनका कहना है कि जब वो सरकार में थे तब उन्होंने बजट में खासकर कृषि के क्षेत्र में 66% की बढ़ोतरी की थी, लेकिन क्या उससे वाकई किसानों को फायदा मिला था या अब किसान कैसे परेशान है या फिर उनकी मदद के लिए सरकार खड़ी है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे सहयोगी संदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, कैसे देखा जाए बजट को लेकर, खास तौर पर किसानों को लेकर फिर से सियासत गरमाई है? बिल्कुल नाज़नीन, यहाँ पर जिस तरह से सियासत गरमा रही इस बात में कोई शक नहीं, लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जब कमलनाथ सरकार का बजट आया था तब की परिस्थितियाँ अलग थी। लेकिन अगर हम शिवराज सरकार की बजट की बात करें, जो 2,05,000 करोड़ रुपए का बजट यहाँ पर पेश किया गया था, जिसे कार्यवाहक राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने हरी झंडी दे दी है, तो वर्तमान की परिस्थितियाँ अलग हैं। इस समय पर पूरे देश में और मध्य प्रदेश में कोरोना का संक्रमण है। सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो बजट का प्रावधान रखा गया है तो वो स्वास्थ्य विभाग को रखा गया है, स्वास्थ्य के लिए रखा गया है, क्योंकि जिस तरह से पूरे प्रदेश में कोरोना का संक्रमण चल रहा है वो कहीं ना कहीं सरकार के लिए समस्या का सबब बना हुआ है। सबसे पहली सरकार की प्राथमिकता कोरोना संक्रमण से मुक्ति पाना है, लिहाजा उसको देखते हुए सरकार ने यहाँ पर स्वास्थ्य पर ध्यान दिया। उसके बाद अगर हम बात करें तो कृषि के क्षेत्र में ही यहाँ पर सरकार ने ध्यान दिया है। दूसरी जो सरकार की प्रायोरिटी है वो कृषि ही है। तो यहाँ पर राजनीति जरूर हो रही है, लेकिन अगर हम बात करें
तो वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से ये बजट सरकार की ओर से लाया गया है। जी नाज़नीन। लेकिन अगर सरकार की तरफ से अगर देखा जाए, आप कह रहे हैं कि स्वास्थ्य पहली प्राथमिकता पर रहा, उसके बाद कृषि को भी जगह दी गई है, लेकिन हमने अगर इस पर चर्चा पहले भी जैसे की थी संदीप, तब भी ये बात आ रही थी स्वास्थ्य को लेकर, पीसी शर्मा जी कह रहे थे कि स्वास्थ्य पर भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया, वहां भी बजट में कटौती कर दी गई। आपने कहा परिस्थितियों में अंतर है, अभी कोरोना का संकट है और तब परिस्थितियां दूसरी थी, लेकिन कांग्रेस ने भी सरकार में रहते हुए लगातार बजट को जिस तरीके से पेश किया, ये कहा कि खजाना खाली है और पैसे नहीं है, राशि का संकट है, लगातार कर्ज भी लिया था। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि सिर्फ इसे मुद्दा बनाया जा रहा है क्योंकि आने वाले वक्त में अभी ना सही लेकिन उपचुनाव होने हैं और जनता की तरफ ध्यान खींचा जा सके? बिल्कुल, मुद्दा तो देखिए इसको बनाया जा रहा है, लेकिन अगर हम पिछले बजट की बात करें तो आज तक के इतिहास में सबसे बड़ा बजट कमलनाथ सरकार ने पेश किया था मध्य प्रदेश के इतिहास में। लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें इस बजट की, तो लगातार कोरोना का संक्रमण चलता रहा पूरे देश में और मध्य प्रदेश में भी लगातार लॉकडाउन रहा, जिसके कारण पूरे प्रदेश को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा और उसका असर अब यहाँ पर बजट में देखने को मिला है, क्योंकि पूरे प्रदेश को काफ़ी नुकसान हुआ है, राजस्व की बड़ी हानि हुई है मध्य प्रदेश सरकार को, और से अभी भी सरकार लगातार उबरने के प्रयास कर रही है। और जिसमें कि अगर हम सही मायने में कहें तो इस से उबरने के लिए सरकार को कम से कम साल भर का समय और लगेगा, क्योंकि राजस्व की जो हानि हुई है पूरे मध्य प्रदेश को, तो उससे पूरा आम नागरिक भी कहीं ना कहीं जूझ रहा है, क्योंकि जब सरकार संकट में आती है, सरकार के जो राजस्व की कमी आती है, तो उससे आम आदमी ही दो चार होता है, और वही चीजें यहाँ पर देखने को मिली है। इसके बावजूद भी सरकार ने जो बजट तैयार किया है, तो मैं सरकार बजट की मैं यहाँ पर तारीफ नहीं करूंगा या बजट के पक्ष में नहीं बात करूंगा, लेकिन सामान्य तौर पे अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो परिस्थितियां हैं उसके आधार पे अगर हम बात करें तो यहाँ पर स्वास्थ्य को काफ़ी महत्व दिया गया है, फिर उसके बाद कृषि को महत्व दिया गया है, शिक्षा को महत्व दिया गया है। यहाँ पर शिक्षा के लिए भी बड़ा बजट यहाँ पर रखा गया है, करीब 21,000 करोड़ रुपए शिक्षा के लिए यहाँ पर सरकार ने प्रावधान रखा है। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि अलग अलग फंड में सरकार ने बजट रखे हैं। सरकार के पास जिस तरह से परिस्थितियां थी इस समय पर, उसके हिसाब से सरकार ने बजट तैयार किया है यहाँ पर। लेकिन ठीक है संदीप, बजट तैयार किया है, किसानों की दोनों ही तरफ से चिंता हो रही है, लेकिन अगर वाकई में अगर हम देखें किसानों की हालत यहाँ पर समझें, किसानों ने भरोसा किया कांग्रेस पर और इसीलिए इतने जिस तरीके से 15 साल के बाद सत्ता पर आई कांग्रेस काबिज हुई, लेकिन वही वचन उसके लिए कहीं ना कहीं परेशानी बन गया, क्योंकि वो 10 दिन की कर्ज माफी 15 महीने में भी नहीं हो सकी। जितने सारे बदलाव उस कर्ज माफी की योजना में किए गए, चाहे वो फॉर्म भरवाने से लेकर हो या फिर कर्ज माफी के प्रमाण पत्र बांटने को लेकर, तमाम सारी चीजें जो हैं वो किसानों के साथ ही घटी थी। तो ऐसे में अब ये कहना कि सरकार ठीक काम नहीं कर रही है, कितना सही मालूम पड़ता है? बिल्कुल, देखिए आरोप और प्रत्यारोप की बात है। कांग्रेस पार्टी जब विधानसभा चुनाव की बारी थी, उस दौरान उसने एक बड़ा दांव खेला था किसान ऋण माफी का, और 10 दिन के अंदर किसान ऋण माफी की बात कही गई थी। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शपथ लेते ही सबसे पहला काम किया था, और जो सबसे पहले दस्तावेज में उन्होंने सिग्नेचर किए थे तो ऋण माफी पर किए थे। लेकिन वो ऋण माफी कहीं ना कहीं सिर्फ एक तरह से जैसे कि ताश के पत्ते ढेर होते हैं, उसी तरह से यहाँ पर देखने को मिला कि जो उनके वादे किए गए तो सिर्फ कागजों में ही रह गए। जो ऋण माफी हुई तो गिने चुने लोगों को, किसानों को फायदा हुआ। करीब 50,000 रुपए तक के जो ऋण कर्जदाता थे किसान, उनको फायदा हुआ। देश में एक लंबी मध्य प्रदेश में लिस्ट थी किसानों के कर्जदारों की, लेकिन वो पूरी नहीं हुई। सरकार के वो दावे जो कांग्रेस के दावे थे वो कहीं ना कहीं खोखले साबित हुए। आखिरकार इन सारी कवायदों के बीच में कमलनाथ सरकार गिर गई, और आज अब यहाँ पर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को और प्रदेश की भाजपा सरकार को कांग्रेस की ओर से घेरने की कोशिश की जा रही है। लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं, ऋण माफी की बात कही जा रही है, लेकिन वादे यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने किए, और उन वादों को आखिरकार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी क्यों पूरा करे। यहाँ पर इन सब बातों को लेकर के भी लगातार सवाल और जवाब और आरोप और प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। बिल्कुल, लेकिन अगर इसमें ये समझना होगा कि अब जो बजट आ रहा है उस बजट में कमियां जरूर निकाली जा रही हैं, लेकिन इस संकट के बीच में क्या कांग्रेस खड़ी हो रही है सरकार को बेहतर सुझाव देने के लिए? क्योंकि पहले भी उनका यही कहना था कि विपक्ष में जब कांग्रेस पहले थी सत्ता में आने के पहले, कि सरकार उनकी बात नहीं सुनती है, उनके विधायक जो काम करना चाहते हैं उन विधायकों को सरकार का सपोर्ट नहीं मिलता है, और एक बार फिर से इसी तरह के आरोप जो है वो सत्ता के गलियारों में गूंज रहे हैं।
बिल्कुल वो आरोप सत्ता के गलियारों में गूंज रहे हैं, लेकिन सवाल इस बात का उठता है कि अगर कांग्रेस पार्टी इतना सब कुछ कर रही होती और अपने विधायकों की सुन रही होती तो आज उसके विधायक एक एक करके पार्टी क्यों छोड़ रहे होते। ये सारे चीज कारण रहे हैं, लगातार उसके आरोप जरूर लगे हैं, आरोप आज भी लग रहे हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से वर्तमान सरकार पर लगाए जा रहे हैं, लेकिन वो सारे आरोप तो आपके तब सही साबित होते हैं जब आपने अपने विधायकों की सुनी होती, अपने मंत्रियों की सुनी होती और सरकार को समुचित तरीके से सही तरीके से चलाया होता, संचालित किया होता, आपकी योजनाओं को धरातल में उतरी होती और जनता को उसका सीधा लाभ मिला होता, तो कहीं ना कहीं उसके तर्क बनता है। लेकिन यहाँ पर लौटेंगे आपके पास। इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार गौरव चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव सर, आपसे समझना चाहेंगे, बजट अध्यादेश को लेकर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। उनका कहना है कि किसानों के साथ नाइंसाफी की जा रही है, बजट में कटौती की गई है। देखिए, ये तो हर राजनीतिक दल का मकसद रहता है, काम रहता है कि वो सरकार के कामों में जो कमियां हैं उन्हें जनता के सामने रखे। हो सकता है अध्यादेश में जिस तरीके से जो बजट के प्रावधान किए गए हैं वो नाकाफी लगते हों, इसलिए विपक्ष का यह आरोप हम सीधे सीधे अनदेखा भी नहीं किया जा सकता है। इस बात में सच्चाई भी है, लेकिन सरकारें, मेरा एक सवाल यही है कि सरकार जब 15 साल खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए काम करती रही, तो आखिर ऐसी क्या वजह आ गई थी कि जब किसानों के कर्ज 2 लाख रुपए तक के माफ करने की नौबत आ गई। तो सरकार योजनाएं बनाती है, अगर वो जमीनी हकीकत में बदल जाए तो मुझे लगता है कि किसान संपन्न और खुशहाल रहेगा। ये सभी सरकारें, जितनी भी सरकारें आज तक रही हैं, ये सभी सरकारों की कमियां रही। कोई उन्होंने योजनाएं तो बहुत अच्छी बनाई है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर तरीके नहीं कर पाए। आपको क्या लगता है सर, सिर्फ उपचुनाव ही कारण है कि एक बार फिर से किसानों को लेकर इतनी चिंता जताई जा रही है? दोनों ही दल किसान हितैषी होने का दावा कर रहे हैं और ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर जितनी योजनाएं लाई गई थी उनकी आधी भी ठीक ढंग से पूरी होती तो किसानों की हालत अभी और कुछ बेहतर हो सकती थी, लेकिन क्या उपचुनाव के पहले की ये सियासत है? देखिए, चूंकि मध्य प्रदेश में हमें बिल्कुल सामने उपचुनाव 24 सीटों पर उपचुनाव दिखाई दे रहा है और 24 अब तो ज्यादा सीटों पर उपचुनाव होने की संभावना है, तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उपचुनाव को लेकर भी विरोधी पार्टी सरकार को घेरने का प्रयास कर रही। लेकिन ये हमेशा का मौका है। आप सामान्य दिनों में भी जब बजट पेश होते थे, बजट में किसानों को लेकर के या अन्य चीजों को लेकर के, सर्वहारा वर्ग को लेकर के कई कमियों को सामने रखने का प्रयास किया जाता है। हर व्यक्ति की एक अलग अपेक्षा होती कि इस मामले में किसानों को इतना दिया जाना चाहिए था, या इस मामले में छात्रों को इतना दिया जाना चाहिए था, या महिलाओं को इतना दिया जाना चाहिए था। तो कमियां तो हम हमेशा निकाल सकते हैं। विपक्ष को एक सबसे बड़ा सहयोग जो करना पड़ेगा वो सरकार की योजनाओं को जमीनी हकीकत में बदलने के लिए भी अब दबाव की राजनीति करने का काम करे, सिर्फ विरोध की राजनीति ना करे। चलिए, बिल्कुल दबाव की राजनीति करनी होगी ताकि उसका फायदा जो है वो आम जनता को और किसान को वाकई मिल सके। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बात हो रही है कि किसान का सच्चा हितैषी कौन है, योजनाओं को धरातल पर ले जाने के लिए दबाव की राजनीति की जरूरत है या फिर अपनी सियासत चमकाने के लिए विरोध की? संदीप, आपने गौरव चतुर्वेदी जी को सुना, उनका कहना है कि विरोध की राजनीति करने से किसानों का या आम जनता का भला नहीं होगा। अगर विपक्ष चाहता है कि वो अपना दायित्व ठीक तरीके से निभाए तो जो योजनाएं सरकार लेकर आई है धरातल तक पहुंचे, उसके लिए दबाव बनाना जरूरी है। लेकिन क्या ये कहा जा सकता है कि सब अपनी अपनी सियासत चमकाने में लगे? बिल्कुल, देखिए, अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ अपनी अपनी ही सियासत चमकाते दिख रहे हैं नेता। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप का दौर कांग्रेस ने यहाँ पर शुरू कर रखा है। अगर सही तरीके से कहें तो यहाँ पर कांग्रेस की ओर से काउंटर अटैक नहीं किए गए हैं। जिस तरह से नेताओं के बयान देखने को मिले वो सारे बयान नाकाफी दिखे हैं। अगर हम बात करें तो यहाँ पर विधायक कुणाल चौधरी के, उसके अलावा कोई बड़े नेता जो पार्टी के हैं शीर्षस्थ स्तर के, अगर हम कहें तो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की बात करें, दिग्विजय सिंह की बात करें, अन्य जो पूर्व मंत्री रहे हैं, तो यहाँ पर किसी भी नेता ने काउंटर अटैक नहीं किया है। किसी ने भी बजट को लेकर के कोई सवाल ये भी कहा जा सकता है जैसा कि सियासत अपनी अपनी चमकाई जा रही है और साफ तौर पर जिस मुद्दे से ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं उपचुनाव, उसे यहाँ पर छुआ जा रहा है। क्योंकि अगर संदीप देखें, समस्या सिर्फ किसानों की नहीं है, समस्या आम वर्ग की भी है। एक आम आदमी के लिए भी महंगाई परेशानी बनी हुई है, पेट्रोल डीजल के दाम जो है वो लगातार बढ़े हुए हैं और तो दूसरी और भी कई समस्याएं, लेकिन उस पर कोई बात नहीं कर रहा क्योंकि जब तक वो मुद्दा नहीं तैयार होगा जिससे लाभ मिल सके तब तक विपक्ष भी उसे नहीं छूता।
बिल्कुल, देखिए यहाँ पर कांग्रेस को कहीं ना कहीं नाज़नीन दुखती रग दिख रही है यही किसानों की, क्योंकि पिछली चुनाव में विधानसभा में जब हम बात करें तो किसान के जरिए ही मध्य प्रदेश में सरकार 15 साल बाद वापसी कर पाई थी। ऋण माफ़ी की बात कही गई थी और उसके बाद फिर कहीं ना कहीं किसानों को विश्वास हुआ कि कांग्रेस पार्टी हो सकता है कि उनकी ऋण माफ़ी कर सकेगी, लेकिन वो कहीं ना कहीं सारी चीज़ें गलत साबित हुई और कांग्रेस की सरकार जो रही तो वो बजट के नाम पर रोती रही और आखिरकार सरकार भी गिर गई। एक बार फिर से कांग्रेस को उम्मीद जगी है कि यहाँ पर जो 27 सीटों में उपचुनाव होने जा रहा है तो 27 सीटों में अगर एक बार फिर से पुरजोर से कांग्रेस यहाँ पर किसानों के मुद्दे को उठाती है, मुद्दा अगर उठाएगी तो उसे सफलता मिल सकती है। चलिए, बीजेपी से हमारे साथ इस वक्त मीडिया पैनलिस्ट जुड़ गए हैं। शर्मा जी, आपको क्या लगता है, क्या वाकई में ऐसा लग रहा है कांग्रेस को कि किसानों का मुद्दा उपचुनाव से पहले वो दोबारा कैश कर सकती है? देखिए, काट की हंडी एक बार चढ़ती है। कांग्रेस अब बार बार ये ना सोचे कि एक बार जो काट की हंडी चढ़ा ली थी कि किसानों का 2 लाख तक का कर्ज माफ कर देंगे और वो किसान बुलावे में आ गए थे, तो अब सोच रही है कांग्रेस पार्टी के हर बार इन्हीं मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच जाएगी। जनता इनकी हकीकत समझ गई है, इसलिए अब कांग्रेस के नेता या तो व्हाट्सएप पे नजर आते हैं या फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे नजर आते हैं, जनता के बीच जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, क्योंकि जहां भी जाते हैं वहां जनता हिसाब मांगने लगती है। युवा पूछते हैं कि 4,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता क्यों नहीं दिया, किसान पूछते हैं कि 2 लाख का कर्ज माफ क्यों नहीं किया, बहनें पूछती हैं कि 51,000 रुपये शादी में जो विवाह में देने वाले थे वो क्यों नहीं दिए, और मध्य प्रदेश में फैक्ट्रियों का जाल क्यों नहीं लगा। मुझे लगता है कि किसान बहुत समझदार होता है। आप देखिए कि 15 माह की सरकार में सिर्फ एक रोना रोया गया कि मध्य प्रदेश का खजाना खाली है, मध्य प्रदेश के पास पैसा नहीं है। जिस दिन हमारी सरकार बनी उसके 15 दिन के अंदर हमने किसानों के खाते में 2200 करोड़ रुपए जमा किए, जिससे उनको फसल बीमा के जो पैसे हैं वो प्राप्त हो सके। तो आप देखिए कि मध्य प्रदेश में इसी समय आपने खाद की जब लोगों को आवश्यकता थी यूरिया की, किस तरह कांग्रेस के समय में लाठीचार्ज होता था, किसानों को खाद और यूरिया नहीं मिलता था, छोटे छोटे बच्चों की पिटाई की गई, महिलाओं की पिटाई की गई थी। आज पूरी तरह मध्य प्रदेश के हर किसान के घर पर खाद पहुंच रहा है। जहां तक किसानों की बात की जाए तो किसान का बेटा शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री है और मध्य प्रदेश को लूटने वाले आज तक। चलिए, यानी आप कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार में आई जरूर, लेकिन किसानों के हित की बात वो ठीक तरीके से नहीं कर सकी, सिर्फ घोषणा पत्र तक ही सारे वादे सीमित रहे। फिरोज साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस से प्रवक्ता, क्या कहेंगे फिरोज सिद्दीकी जी? देखिए, यूरिया का जहां तक संकट का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अभी क्यों संकट हो रहा है? हमारे समय में तो रबी में हुआ था, वो भी ज्यादा पानी गिरा था और ये जो गेहूं का जो एरिया था, जो गेहूं का फसल का रकबा था वो बढ़ गया था। इस वजह से यूरिया की थोड़ी शॉर्टेज आई थी, जिसको 8 दिन में सरकार ने कर लिया था पूरा। ना तो किसानों का चने की तुलाई हुई, ना ही हरी मूंग की तुलाई हुई समर्थन मूल्य पे। जहाँ तक सरसों का सवाल है तो सरसों का भाव मंडी में ज्यादा हो गया समर्थन मूल्य से, लेकिन सरकार नहीं खरीद पाई। अभी यूरिया की ये स्थिति है कि छिंदवाड़ा में ही अभी ट्रक पकड़ लिया किसानों ने, जो चोरी से यूरिया लेके जा रहे थे और है ना कालाबाजारी करके बेच रहे थे। 70% जो है वो ये प्राइवेट से यूरिया बिकवा रही है भारतीय जनता पार्टी, जबकि वो हमारी सरकार में ये नियम उल्टा था। 70% जो था गवर्नमेंट के जो गोदाम थे वहां से बचता था, जिससे कालाबाजारी नहीं होती थी। हमारी सरकार जब कमलनाथ जी की सरकार थी उसने 66% बजट जो था कृषि के लिए बढ़ाया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 70% कम कर दिया। लेकिन वो कह रहे हैं कि परिस्थितियां अलग थी, तब परिस्थिति कुछ और थी, अब परिस्थिति कुछ और है और इसलिए जो सरकार सोच रही है, जो कर रही है वो जनहित में ही है। जी, सरकार जो कर रही है इस वक्त, जो बजट को लेकर जो आप कह रहे हैं कमियां निकाल रहे हैं, उनका कहना है आपने वादा देने के बाद भी पूरा नहीं किया, लेकिन आप सिर्फ चुनाव से पहले इस मुद्दे को भुना रहे हैं। देखिए, वायदे जितने थे, अगर कांग्रेस की सरकार थी तो एक भी इस प्रदेश में डिफॉल्टर किसान नहीं बचा है जिसका कालातीत ऋण हो 2 लाख तक का। कोई ढूंढ के लाके दे भारतीय जनता पार्टी की कालातीत ऋण का कोई किसान। इस पे जवाब लेना चाहूंगी। शर्मा सर क्या कहेंगे? देखिए, मुझे शर्म आती है कि कांग्रेस के प्रवक्ता ऑन रिकॉर्ड चैनल पे झूठ बोलते हैं। अगर ये इतनी अच्छी बातें करते हैं तो लक्ष्मण सिंह जी को क्यों नहीं समझा पाए? जब लक्ष्मण सिंह जी ने पूछा था कि किसानों के 2 लाख तक के कर्ज माफ क्यों नहीं हुआ, लक्ष्मण सिंह जी आज भी कांग्रेस पार्टी में। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी के भाई वरिष्ठ कांग्रेस के नेता लक्ष्मण सिंह जी,
और वो बार बार मांग करते हैं कि राहुल गांधी जी को भोपाल आकर माफी मांगना चाहिए क्योंकि किसानों के कर्ज माफ नहीं हुआ। लक्ष्मण सिंह जी को आज तक कोई कांग्रेस ने नोटिस दिया क्या? और ये कह रहे हैं कि एक भी किसान लाइए डिफाल्टर। मैं ऐसे हजारों किसान ला के बताऊंगा। पूर्व मंत्री हैं सचिन यादव जी, उनके क्षेत्र में किसान डिफाल्टर हो गए हैं। मध्य प्रदेश में कम से कम इतनी बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेताओं ने किसानों को डिफाल्टर कर दिया क्योंकि अब वो उस समय उनने पैसा इसलिए जमा नहीं किया कि हमारा कर्ज माफ हो जाएगा। वो कर्ज माफ हुआ नहीं, बैंक के नोटिस आ गए, बैंक की तरफ से डिफाल्टर हो गए। डिफॉल्टर किसानों को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आप दोनों हमारे साथ बने रहे, हमारे सहयोगी संदीप भी हमारे साथ हैं। संदीप, डिफॉल्टर किसानों की बात हो रही है, कांग्रेस का कहना है कि कोई ऐसा किसान नहीं बचा है, साथ ही बीजेपी का कहना है कि अब भी कांग्रेस झूठ बोल रही है। धरातल पर क्या कुछ स्थिति है? क्योंकि किसान जो अगर परेशान है तो वो कांग्रेस और बीजेपी से कोई सरोकार नहीं रखता, उसे सिर्फ जरूरत है कि उसकी जो जरूरत है, मूलभूत सुविधाएं जो है उसको मिलनी चाहिए। देखिए, किसान तो बिल्कुल आज भी परेशान है। किसान जिस तरह से कांग्रेस पार्टी में परेशान था, किसान आज भारतीय जनता पार्टी में भी परेशान है। बात यहाँ पर सिर्फ सियासी मुद्दों पर हो रही है, यहाँ पर सिर्फ बयानबाजियां हो रही हैं। जो जमीनी हकीकत बन के उतरना चाहिए, जो किसान को एक्चुअल लाभ मिलना चाहिए, वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं। अगर ऋण माफी की बात होती है तो किसान तक नहीं पहुँचती है। यूरिया की बात होती है तो किसान को भटकना पड़ता है, उसके लिए कहीं ना कहीं ब्लैक में यूरिया खरीदना पड़ता है, डीएपी खरीदना पड़ता है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं सब चीजों के लिए किसान भटक रहा है। आज भी सरकार यहाँ से सिर्फ ट्विटर, फेसबुक, इन सब चीजों में सरकार भी सारी चीजों का बयान जारी करती है। किसान की अगर सही तरीके से एक्चुअल बात की जाए तो किसान आज भी परेशान है। किसान आज भी परेशान है। शुक्रिया संदीप। तो फिरोज साहब, क्या कहेंगे आप कह रहे थे कि डिफॉल्टर किसान नहीं है, शर्मा जी कह रहे हैं कि हम ढूंढ के ला सकते हैं, बहुत सारे लाइन में लगे हुए हैं ऐसे किसान। तो क्या सिर्फ वाकई ट्वीट तक ही सीमित हो रही है सियासत? डिफॉल्टर 7.5 लाख किसान थे। जी फिरोज, बोलिए सर। हेलो, हाँ जी सर, बोलिए। 2 लाख तक के 7.5 लाख किसानों के हमने कर्जे माफ कर दिए। 29 लाख किसानों के हमने कर्जे माफ कर दिए, बाकायदा सूची जारी करके किए हैं। तो इसमें तो कहीं शक शुबे की बात नहीं। मैं तो कहता हूँ कृषि मंत्री के परिवार से कर्जा माफ हुआ है किसानों का, शिवराज सिंह के का परिवार में से कर्जा माफ हुआ है। अब हम तो ये कह रहे हैं वो हलफनामा दे दें कि नहीं हुआ है कर्जा माफ। ये सारी बातें हैं। हमने गेहूं तुलवाया, जिस हफ्ते तुलाई हुई उसी हफ्ते किसानों के खाते में पैसा गया। आप बताइए, कहीं किसानों की कोई तकलीफ, परेशानी, चक्का जाम आपने कहीं? तो आपको लगता है कि अगर आपने इतना कुछ किया है तो किसान आने वाले वक्त में आपका साथ देंगे, या फिर जो कमियां इस सरकार में हो रही हैं किसानों के साथ, चाहे वो बजट कटौती को लेकर हो या यूरिया खाद ना मिलने को लेकर हो, इसे लेकर आप आवाज उठाएंगे और किसानों का साथ देंगे? और देंगे तो किस तरह से देंगे? देखिए, हर मामले को हम लगातार उठा रहे हैं, चुनाव में ही नहीं, अभी भी। अगर चक्का जाम हुआ देवास में तो जीतू पटवारी जी गए, चक्का जाम खुलवाया किसानों से और किसानों को समझा बुझा के उन्होंने तुलाई वापस शुरू करवाई। क्यों हुआ ऐसा? अब अशोकनगर में हमारे कांग्रेस के लोग ही गए, उस किसान की दुखद मृत्यु हो गई थी, उसके बावजूद भी हमारे लोग ही गए, उन्होंने ही चालू करवाए। खुद दिग्विजय सिंह जी कई मंडियों में गए, रायसेन जिले की तमाम मंडियों में जाके उन्होंने चने की तुलाई का ध्यान रखा, उस चने की तुलाई चालू करवाई। तो कांग्रेस तो हमेशा काम कर रही है। हम कह रहे हैं कि जब हमने एक व्यवस्था को सुधार दिया था, चने की तुलाई में दिक्कत नहीं आ रही थी, किसानों की खरीदी में, अब गेहूं की। शर्मा सर, व्यवस्था सुधारी गई थी, आपने व्यवस्था बिगाड़ भी दी है, साथ ही आप बजट भी कम कर रहे हैं। दूसरा, किसानों को जो फायदा मिलना चाहिए था उससे भी आपने उन्हें दूर कर रखा है। देखिए, मुझे तो हास्यास्पद लगती है कांग्रेस के प्रवक्ताओं की बातें। वो कहते हैं कि कांग्रेस के नेता गए और उन्होंने सब व्यवस्थाएं चालू करा दी। मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार थी, जब कांग्रेस के नेता इनसे प्रश्न करते थे, लक्ष्मण सिंह हो चाहे सिंधिया जी हो, तो उनके जवाब देने के लिए कोई नेता और कोई कार्यकर्ता कांग्रेस का उपलब्ध नहीं रहता था। सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न आज का ये है कि मध्य प्रदेश में ये कहते हैं कि हमने किसान का कर्ज माफ कर दिया और हमने पूरी तरह से एक कागज उपलब्ध करा दिए, तो लक्ष्मण सिंह जी को ये कागज क्यों नहीं उपलब्ध करा पाते हैं? बार बार लक्ष्मण सिंह जी प्रश्न करते हैं तो उनको ये संतुष्ट क्यों नहीं हो पाती? और मैं एक सामान्य सी बात पूछना चाहता हूँ कि छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी के घर के पीछे एक आदिवासी किसान इसलिए आत्महत्या कर लेता है क्योंकि उसे 1,67,000 का कर्ज रहता है। तो 1,67,000 का कर्ज में किसान आत्महत्या कर रहा है छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी के बंगले के पीछे। तब कांग्रेस के नेता
क्या कहते हैं और आज क्या कहते हैं, मुझे बता चलिए, दीजिए। नेता हैं, कहते रहेंगे, आप भी सुनते जाइए, आप भी कहते जाइए, लेकिन किसानों की कौन सुनेगा, ये एक बड़ा सवाल है। दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सच्चा किसान हितैषी कौन है, इसका फैसला तो अब तक नहीं हो सका, लेकिन देखना होगा कि आने वाले वक्त में सरकार की योजनाएं क्या धरातल तक पहुंचेंगी और उसे पहुंचाने में विपक्ष किस तरह की भूमिका निभा पाएगा। फिलहाल IND स्पेशल में इतना ही। देखते रहें IND 24।